बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। भारत की इबरतनाक शिकस्त के बाद मोदी सरकार जो है वो बुखलाहट का शिकार है और मोदी बार बार जो है पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ये वो धमकियां हैं जो वो कई सालों से दे रहा था और 10 मई को पाकिस्तान ने जो जवाब दिया उसे दुनिया ने देखा और भारत की आवाम ने देखा और भारत के मीडिया ने देखा कि हमें तो बताया जा रहा था कि भारत बड़ा ताकतवर मुल्क है और भारत जो है उसके पास S-400 है, राफेल हैं और बाकी जो बहरी बेड़ा है, जहाज़ हैं बड़े। लेकिन उन्होंने घुटने टेक दिए पाकिस्तान के आगे 26 मकामात पर जब पाकिस्तान ने वो मुंह तोड़ जवाब दिया जिसे दुनिया याद रखेगी, जिसे भारत जो है वो सदियों तक याद रखेगा। और अब तक जो है वो याद है उसे कि किस तरह जवाब दिया था और किस तरह उसने घुटने टेके थे। लेकिन इसके बाद नाजरीन, जब पाकिस्तान की तरफ से भरपूर जवाब दिया गया और भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा तो उसने सॉफ्ट टारगेट जो है वो निशाना बनाना शुरू कर दिए। आपके इल्म में है कि खुजदार में स्कूल बस पर हमला किया गया और इसी तरह बलूचिस्तान के इलाकों में, मुख्तलिफ इलाकों में जो है उन प्रॉक्सीज को जो है एक्टिव किया जा रहा है, उन दहशत गर्दों को एक्टिव किया जा रहा है जो इंडिया स्पॉन्सर्ड हैं और इंडिया के साथ मिल के पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान में पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तानी अवाम को निशाना बना रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी अवाम का जज्बा हमने देखा, पाकिस्तान के उन बच्चों का जज्बा हमने देखा। हम खुद गए सीमच कोयटा, उन बच्चों से जाके मिले जो खुददार स्कूल बस में उनको जो है वो शहीद किया गया, उन जख्मियों से मिले। तो उनका जज्बा जो है वो दीदनी था, उनका जज्बा जो है वो कायम दायम है, वो अपनी फोर्सेस के साथ, अपने मुल्क के साथ खड़े हैं। आज हम इसी सारी सूरत हाल में बात करेंगे कि ये सूरत हाल जा किस तरफ रही है। हमारी सफारती कमेटी भी जो है उसने दुनिया का दौरा करना है और आज तर्जमान दफ्तर खारजा ने जो मोदी की धमकी है उसे एक थिएटर करार दिया है कि ये एक ड्रामे के सिवा, एक थिएटर के सिवा और कुछ नहीं है। हमें ज्वाइन किया है बाबर जई साहब ने। आप साबिक तर्जमान हैं बलूचिस्तान हुकूमत के और आपकी बड़ी गहरी नज़र है बलूचिस्तान के अमूर पे, उनसे बात करेंगे। बाबर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। और हमें ज्वाइन किया एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने जो सिक्योरिटी अमूर के माहिर हैं और हमें ये बताएंगे कि जो हमारे शाहीनों ने जवाब दिया था उसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। खालिद साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। सर पहले मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान के शाहीनों ने जो एक हिस्टोरिक जवाब दिया था और शायद दुनिया की ये पहली फ़िज़ाई लड़ाई है, फ़िज़ाई जंग है जो इससे पहले कभी नहीं लड़ी गई। खालिद साहब, इसके बावजूद धमकियाँ आ रही हैं सर, तो पाकिस्तान तो तैयार है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया बलोच साहब आपका और आपके चैनल का। देखिए, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ये एक हिस्ट्री क्रिएट हुई है एविएशन कॉम्बैट में। लोग इसको कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर के बाद ये सबसे बड़ी थी। मैं इसको वर्ल्ड वॉर से किसी तरह मुकाबला नहीं करता क्योंकि वर्ल्ड वॉर में दर्जनों जहाज जरूर उड़ते थे लेकिन वो एक दूसरे को विजुअली देखकर, अपनी आंख से देखकर पॉकेट्स में मुकाबला करते थे। 2 जहाज इस तरफ लड़ते हैं, 4 उधर लड़ रहे हैं, 6 उधर लड़ रहे हैं, इस तरह पॉकेट्स में दिन के उजाले में लड़ते थे। ये इतनी डिफरेंट और यूनिक कॉम्बैट थी जिसके अंदर रात के 12:30 बजे, 12:15 बजे के करीब कॉम्बैट शुरू हो रही है और तकरीबन 125 जहाज, ये CNN की वेबसाइट पे है, उन्होंने सैटेलाइट से कंफर्म किया कि उस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हवा में थे और सारे के सारे ऑलमोस्ट मॉडर्न जहाज थे। अगर दुनिया के टॉप 5 या 6 बेस्ट कॉम्बैट जहाज लिए जाएं तो वो इस वक्त पाकिस्तान हिंदुस्तान की एयर स्पेस में मौजूद थे। ये भी ज़हन में रखिएगा कि ये बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल जो BVR जिसको हम कहते हैं वो सारे कैरी कर रहे थे। 4 से 6 हर एक कर लगते हैं। ये तकरीबन 500 के करीब मिसाइल लेकर एक दूसरे से नबर्द आजमात है। तो ये आम कॉम्बैट नहीं थी। दुश्मन को आप देख भी नहीं रहे थे, अपने अपने मुल्क की सरहदों के अंदर उड़ रहे थे। और फिर पाकिस्तान ने ये 6+1 शूट करके, जो बलोच साहब अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, कि हम अभी तक वॉर डिटरेंस मोड में थे। हम जंग से बचना चाहते थे। जो हमने 6+1 मार के रहे, हमने ये मैसेज दिया कि आपको बहुत कीमत अदा करनी पड़ेगी। आपने नोट किया कि उन कॉम्बैट पायलट्स का सिर्फ क्रेडिट नहीं है, जितना बड़ा उनको क्रेडिट आप और मुझे देना चाहिए उनको 6 जहाजों को मार गिराने का, मैं उतना ही क्रेडिट उनको देता हूं कि उन तकरीबन 80 जहाजों पे जिसके ऊपर 350-400 मिसाइल हिंदुस्तान की तरफ से उनके पास, उनको टारगेट करने को, निशाना बनाने को फिर रहे थे, उनसे बचकर बाहिफाजत अपने जहाजों को जमीन पर लैंड कराना भी उतना ही बड़ी बहादुरी है मेरे हिसाब से। ऐसे ही है। दूसरी बात ये ज़हन में रखिएगा कि अब तक हम बहुत डिफरेंस में थे लेकिन हिंदुस्तान को समझ नहीं आई। उसके बाद उन्होंने हमारे पर ड्रोन हमले शुरू कर दिए। फिर आपने नोट किया होगा कि 7 और 8, 9 और 10 की दरमियानी रात उन्होंने पाक फ़िज़ाई के 6 बेसिस पर हमला किया, ड्रोन मिसाइल्स फेंके।
ये अब पाक फिजाइया ने सुबह तकरीबन 2:30 बजे और आर्म फोर्सेस ने जनरल पाक फिजाइया ने पर्टिकुलर ये रियलाइज किया कि अब वॉर डिटरेंस नहीं चलेगी, अब इनके साथ कारगर नहीं हो रही, उनको समझ नहीं आ पा रही, अब हमें वॉर कल्मिनेशन या वॉर एस्केलेशन दोनों में से चॉइस करना है। और वो तभी पॉसिबल है कि आप इतनी मैसिव पनिशमेंट दें, इतनी ज्यादा पनिशमेंट दें उनको, जो कि दी। आपने नोट किया कि हमने 26 टारगेट किए जिसमें से उनके बेसिस हिट किए हमने, सबसे ज्यादा S-400 मिसाइल हिट किया जिनको प्रमाण था, जिनको था कि डोम है इतना बड़ा हिंदुस्तान के ऊपर तो उनको हर चीज बचा लेगी जो भी हिंदुस्तान की तरफ आएगी। ये वॉर कल्मिनेशन या वॉर एस्केलेशन में से चॉइस हिंदुस्तान को देनी थी हमने, और उन्होंने चॉइस ली वॉर कल्मिनेशन वाली। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हिंदुस्तान चाहता था, जो आपने देखा होगा कि जब पहले कुछ दिन की जो जंगी थी, हिंदुस्तान हमें चाहता था कि हम इसको न्यू नॉर्मल समझे। ये नहीं कि वो जब हमें मारे, हमारे मदरसों पर मारे, हमारे बच्चों को शहीद करे, इनोसेंट औरतों को मार दे, तो हमें वो समझता था कि हम इसे न्यू नॉर्मल समझ लें। लेकिन पाक फिजाइया ने जो 10 तारीख को फजर के बाद 5 घंटे बमबारी की, हमने उसको मैसेज दिया कि न्यू नॉर्मल ये होगा। तो दोनों में फर्क है। उसके बाद आपने देखा वो इतना खौफजदा हुआ कि अमेरिका बस भागा गया और जंग बंद कराने की फुर्सत की। लेकिन मैं उसी दिन से कह रहा हूं कि ये हिंदुस्तान के पास अब चॉइस नहीं रहेगी, क्योंकि दोनों तरफ से एम्बैरेस हो गया। पहले उसने छोटी मोटी अटेम्प्ट की, हमें मिसरीड किया, जब पाक फिजाइया ने और आर्म फोर्सेस ने फुल ऑल आउट रिस्पॉन्ड किया तो फिर जाहिर है उनके पास चॉइस नहीं थी, क्योंकि इतनी हाईली कीमत, खासतौर पर S-400 जो कि उनका मान था, एक बहुत बड़ी अना और ईगो थी उनके लिए, उसको जब हमने हिट कर दिया तो उनके बाद उनको पता लग गया वो तो एक्सपोज हो गए हैं, वो तो नेकेड हैं पूरे हमारे मिसाइलों के और जहाजों के हाथों, तो वो भागे गए थे। तो अब आप देखिए, मैं उस दिन से कह रहा हूं कि इन्होंने सिवाय प्रॉक्सी के इनके पास चॉइस कोई नहीं थी। प्रॉक्सी यही है जो अनफॉर्चुनेटली बलूचिस्तान में उन्होंने स्कूल की बेचारी निहाती छोटी मासूम बच्चियों को जो टारगेट किया, ये फ्रस्ट्रेशन साबित होती है, और इससे आपका कद भी दुश्मन का नजर आता है। बड़ा मुल्क होना और बात होती है, एक अजीम मुल्क होना और चीज होती है। हिंदुस्तान बड़ा मुल्क जरूर है, लेकिन अपने कद के मुताबिक बिहेव नहीं करता। आपने देखा उसने टारगेटिंग क्या की, नहाते स्कूल गोइंग बच्चों को डिटर करने की, खौफ करने की। बड़ा जरूर है लेकिन अजीम नहीं है सर जी, बड़ा जरूर है लेकिन अजीम नहीं है। मैं सर वापस आता हूँ आपको खालिद साहब, मैं जरा बाबर साहब को शामिल करूँगा। बाबर साहब बताइएगा, आप तो खुद बलूचिस्तान से हैं, यू आर सन ऑफ साहिल, तो जो सूरत हाल चल रही है बलूचिस्तान में, जिस तरह बलूचिस्तान की आवाम जो है लड़ रही है सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलके, इन प्रॉक्सीज की जो है वो मुकाबला कर रही है, इन दहशत गर्दों का मुकाबला कर रही है। हमने देखा कि स्कूल बस को, जैसे खालिद साहब ने कहा कि भारत बेशक बड़ा मुल्क है लेकिन बड़ा होना काफ़ी नहीं है, उसके लिए अजीम होना बड़ा ज़रूरी है कि वो अपने एथिक्स जो है वो उस पर देखे कि जो अखलाकियात हैं, जो जंग के असूल हैं, वो उसको मद्देनजर रखे। तो सर क्या सूरत हाल बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान की आवाम कहाँ खड़ी है, कैसे मुकाबला कर रहे हैं सारी प्रॉक्सीज का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। भाई, बलूचिस्तान की जो आवाम है वो पाकिस्तानी फौज के शाना बशाना है। बलूचिस्तान की आवाम मुहिब्बे वतन है। ये जो प्रॉक्सीज, जिसे आप प्रॉक्सीज कहते हैं, ये प्रॉक्सीज नहीं, ये फितनतुल हिंदुस्तान है। ये वो फितना है जो बलूचिस्तान में पैसे लेकर बलूचिस्तान के मासूम लोगों का खून बहाता है। ये वो फितना है जो बलूचिस्तान के मासूम बच्चों का कत्लेआम करता है। ये वो फितना है जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करता है। हमने बारहा 6 से ज़ायद डोजियर भारतीय हुकूमत को, अक़वाम मुत्तहिदा को दिए हैं, और सबूत के साथ हमने उन्हें बताया है कि देखिए भारत किस तरीके से बलूचिस्तान में इन्वॉल्व है। मैं समझता हूँ अब हमें इनको एक्सपोज करना होगा, इनका नाम लेना होगा, BLA हो, BLF हो, BRA हो, या इनके दहशतगर्द रहनुमा हो, इन सबको पूरी दुनिया के सामने हमें एक्सपोज करना होगा। भारत को जिस तरीके से हमारी अफवाज पाकिस्तान ने शिकस्त दी है, जिस तरह उसे हजीमत का सामना करना पड़ा है, अब उसकी शिकस्त को छुपाने के लिए उसकी प्रॉक्सीज, उसके फितनतुल हिंदुस्तान बलूचिस्तान में मासूम टारगेट्स को टारगेट कर रहे हैं। ये मैं आपको एक बात बता दूं, हकीकतन ये हमारी अफवाज पाकिस्तान से नहीं लड़ सकते, ये हमारी एयरफोर्स से नहीं लड़ सकते, ये हमारी नेवी से नहीं लड़ सकते, ना हिंदुस्तान लड़ सकता है, ना हिंदुस्तान की आर्मी लड़ सकती है, ना ये इनके फितनतुल हिंदुस्तान लड़ सकते हैं। ये किनको टारगेट करते हैं? ये हमारे मासूम बच्चों को टारगेट करते हैं। ये जो मासूम मजदूर बलूचिस्तान में मेहनत मजदूरी करने आता है उसे टारगेट करते हैं। बस अब बहुत हो गया है। जिस तरह हमने बैरूनी दुश्मन को शिकस्त दी है, अब वक्त आ गया है कि ये जो अंदरूनी प्रॉक्सीज हैं, फितनतुल हिंदुस्तान है, इनका भी सर कुचला जाए। एक और अहम बात मैं आपको बताता चलूं, ये चंद 100 लोग हैं, ये बलूचियत की जंग नहीं लड़ रहे, ये बलूचिस्तान के अवाम के हकूक की जंग नहीं लड़ रहे। बलूचिस्तान की 99% पॉपुलेशन पाकिस्तान के साथ है। हम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, हम पाकिस्तान के साथ खुश हैं। मैं इस वक्त खुद बलूचिस्तान में बैठा हुआ हूँ,
कोयटा में बैठा हुआ हूँ, मुझे अफवाज पाकिस्तान पे फख्र है, मुझे अपनी फौज पे फख्र है, मुझे पाकिस्तानी होने पे फख्र है। मैं पहले पाकिस्तानी हूँ, उसके बाद मैं बलूचिस्तानी हूँ। मैंने हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया है और मरते दम तक लगाता रहूंगा। अगर ये दहशतगर्द, ये प्रॉक्सीज, ये फितनतुल हिंदुस्तान समझते हैं ये हमें डराएंगे, ये हमें झुकाएंगे, ये हमारा सर तो काट सकते हैं। वही ना, जैसे बाबर साहब जैसे फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के मुझे अल्फाज याद आ रहे हैं कि ये जो है अगर हिंदुस्तान की इतनी बड़ी फौज जो है हमें कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो ये मुट्ठी भर दहशतगर्द जो है वो क्या बिगाड़ सकेंगे? सर ये अपनी हिंदुस्तान की फौज को भी मिला लें। ये जो है हमारे जो मगरबी बॉर्डर्स में जो इनके जो सिंपैथाइजर बैठे हुए हैं, फैसिलिटेटर्स बैठे हुए हैं, ये उनको भी मिला लें, ये खुद भी मिल जाए, इंशाल्लाह ये पाकिस्तान का बाल भी नहीं भीगा कर सकते। बलूचिस्तान की आवाम इनका मुकाबला कर रही है, ये हमें भी डराते हैं, हमें भी धमकियां देते हैं, ना हम इनकी धमकियों से डरने वाले हैं। हम कल भी पाकिस्तान जिंदाबाद कहते थे, हम आज भी पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं। अभी 8 बच्चों ने कुर्बानी दी है, अगर हमारे 8 लाख बच्चे भी इस मुल्क पे कुर्बान होने हुए, हम कुर्बान करेंगे। मैं औलाद वाला हूं, मैं बच्चों इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। एक बाप था जिसकी 2 बेटियां मौके पर शहीद हो गई और उसका एक बेटा शदीद जख्मी था। जब वो बाप अपने बच्चों का जनाजा दफना कर आया, उनकी तदफीन कर आया, उसने नारा लगाया पाकिस्तान जिंदाबाद और इन दहशतगर्दों को चैलेंज करके कहा कि लड़ना है तो आकर हमसे लड़ो, हमारे बच्चों से नहीं लड़ो। इन बच्चों से तो बच्चे तो सॉफ्ट टारगेट हैं, वो तो स्कूल जा रहे थे, वो तो पढ़ने के लिए जा रहे थे, ये तो वो फूल थे जो अभी तक खिले नहीं थे। बिल्कुल ठीक है बाबा साहब, वो उनका जज्बा जो है हमने खुद देखा, से कोई अच्छाई की उम्मीद नहीं रखे, हमने खुद देखा उनका जज्बा बाबर साहब के, किस तरह उन्होंने जो है वो अपनी 2 बेटियां शहीद करवा के भी जो है नारा लगा रहे थे कि आओ हमारे साथ लड़ो। खालिद साहब, ये जो सॉफ्ट टारगेट है सर, आप बात कर रहे थे इन प्रैक्टिस की और फितना हिंदुस्तान की, इस पर काबू पाने के लिए पब्लिक को क्या करना चाहिए, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कैसे खड़ा होना चाहिए? जारी बात है बाज़ार में जो है, बाज़ार सॉफ्ट टारगेट है, स्कूल सॉफ्ट टारगेट है, तो बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान जो है शहरियों को क्या ऐसी तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, क्या ऐसा इक़दाम करने चाहिए कि वो इस फितना से बच सकें? जिम्मेदारी 2 तरफ है। दुश्मन तो अपना फर्ज या हक समझता है ये जो कुछ कर रहा है, और मुझे कोई सरप्राइज नहीं हुआ था जब उसने ये घिनौनी हरकत की थी। इसमें कोई सरप्राइज इसलिए नहीं था कि फ्रस्ट्रेशन वो, जैसे मैंने कहा कि उसके बाद चॉइस ही कोई नहीं थी, उसने कुछ तो लोगों को बताना था कि हम भी कर रहे हैं। और दुश्मन को मौका कब मिलता है? बलोच साहब ये ज़हन में रखिएगा कि दुश्मन को मौका उस वक्त मिलता है जब उसको वैक्यूम मिलता है आपके लोगों के अंदर, किसी तरह का वैक्यूम हो या क्रैक्स मिलता है या उसको अंदर स्पेस मिलती है, जिसका मतलब ये है डिस्कनेक्ट। अगर लोग, हुकूमत, पॉलिटिशियन, मिलिट्री अगर आपस में कहीं उसको गैप नजर आता है, वो वहां घुसता है। बंदे खरीदना उसके लिए आसान हो जाता है, अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को एक्सप्लॉइट करना ज्यादा आसान हो जाता है। वो लोगों से कहता है कि जो हुकूमत है तुम्हारी तो नहीं है ना, ये तो तुम्हारी तो रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। अनफॉर्चुनेटली बलूचिस्तान में ज़ाहिर है ट्राइबल सिस्टम ज्यादा, फ्यूडल सिस्टम ज्यादा है, वहां पे सरदार सिस्टम ज्यादा है। उस तरह नुमाइंदगी शायद लोगों को अगर एहसास मरूमी कहीं है। मेरी खुद कोयटा 2 दफा पोस्टिंग रही है, मैं बलूचिस्तान को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, मैंने पूरे इलाके पर फ्लाइंग की हुई है, तो आई कैन इमेजिन बहुत बड़ा सूबा है, जाहिर है इसकी लिमिटेशंस भी हैं। सारे एरिया में अच्छे हॉस्पिटल देना, अच्छे स्कूल कॉलेजेस देना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हमें खुद भी अंदर अपने कोशिश करनी चाहिए कि हम वैक्यूम कम से कम दें, क्योंकि दुश्मन का तो लाजिम है, तो उसके लिए कोई हैरत नहीं होनी चाहिए। और ना, मैं तो अफसोस करने की भी आगे से चला गया हूँ कैटेगरी से। क्यों? क्योंकि ऐसे दुश्मन पर जिसके वैल्यूज, एथिक्स, मोरालिटी कोई ना फॉलो करे, उस पर आप क्या करेंगे? उसके अंदर यही है कि हम खुद मुताहत हों, हमें जॉइंटनेस होनी चाहिए, हमारे लोगों में यूनिटी ज्यादा होनी चाहिए। देखिए, आप जरा सा हमला हुआ, पूरी कौम मुत्तहिद हो गई, क्योंकि एक्सटर्नल थ्रेट थी। यही हमें एहसास से पार्टिसिपेशन देने की जरूरत है, लोगों को सेंस ऑफ बिलोंगिंग देने की जरूरत है, एक हर एक की ओनरशिप देने की जरूरत है अपने लोगों के अंदर। जो आपने पूछा कि हम क्या करें, तो सबको, हुकूमत को, जब एक आम बलूची चाहे वो खुददार में है, जो तुर्बत में है, अगर वो ये कहेगा कि ये जो हुकूमत बैठी है ये मेरी नुमाइंदगी करती है, ये मेरे लोग बैठे हैं, तो फिर वो दुश्मन को या इनके एजेंट्स को या फितरों को एंटर नहीं होने देगा। ऐसे लोग जो अंडर प्रिविलेज्ड होंगे, जो लेस प्रिविलेज्ड होंगे, या जिनको इंसाफ नहीं मिलता होगा, या जिनकी आवाज नहीं सुनी जाती होगी, कि उनको बिलीव ये हो, अगर आई एम नॉट सेइंग सही हो या उनमें, उनको टारगेट करना इन लोगों के लिए आसान होता है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट थ्रेशोल्ड पर होते हैं लॉयल्टी के, तो उनको एक्सप्लॉइट करके, पैसे देके, लालच देकर, खौफजदा करके, जिस तरीके से भी किया जाए, इन लोगों के लिए आसान होता है। तो अल्लाह करे हमारी और यूनिटी हो और ज्यादा बॉन्डेज हो, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग हो, और फर्क जो है हैव और हैव नॉट का, उसको कम से कम किया जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि पंजाब और केपी में ऐसा है, कोशिश जारी रहनी चाहिए।
बिल्कुल ठीक है, जो रब्ता है आवाम के साथ वो मजबूत होना चाहिए, रिश्ता जो है मजबूत होना चाहिए। मुझे जहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बाबर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाह रहा हूँ, ज़रा मुझे बताइएगा सर कि एक तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बलूचिस्तान की आवाम जो है वो अपने मुल्क के साथ खड़ी है, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है, और खालिद साहब ने कहा कि जो शेयरिंग है उनको भी अपना रोल प्ले करना चाहिए कि अपने आसपास नज़र रखें। बाबर साहब, कितने लोग हैं ये दहशतगर्द, मुट्ठी भर दहशतगर्द हैं, कभी BLA के रूप में, कभी BRF के रूप में, और कभी जनाब किसी और रूप में आते हैं और मासूम शहरियों को निशाना बनाते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला नहीं कर सकते, उनके जो है वो मुकाबला नहीं कर सकते, तो सॉफ्ट टारगेट जो है वो निशाना बनाते हैं। तो इनका मुकाबला करने के लिए मेरा वही सवाल है कि पब्लिक को क्या करना चाहिए, पब्लिक को अपनी जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कैसे मिलना चाहिए ताकि ये दहशतगर्द कामयाब ना हो। देखिए, ये चंद सौ लोग हैं, इनकी तादाद अगर मैं आपको बताऊं तो ये 1000-1500 से ज्यादा नहीं है, लेकिन ये भारत के पेट एजेंट हैं, ये भारत के टुकड़ों पे पलने वाले दहशतगर्द हैं, ये फितनतुल हिंदुस्तान है। इन्होंने अपने स्लीपर सेल्स बनाए हुए हैं, ये सामने आकर नहीं लड़ते, ये छुप कर लड़ते हैं, ये अपने आका भारत की तरह छुप कर वार करते हैं। ये सामने हमारी फोर्सेस से या हमारी आवाम से नहीं लड़ सकते। बलूचिस्तान की आवाम बाशऊर है, बलूचिस्तान की आवाम को पता है ना, ये मैंने आपको जैसे पहले कहा, ये ना ये बलूचों की जंग है, ना ये बलूचों के हकूक की जंग है, ये भारत पैसे दे रहा है और पैसे देकर बलूचिस्तान में हालात खराब करता है। माजी में भी भारत के एक हाजिर सर्विस ऑफिसर कुलभूषण यादव को हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने पकड़ा और उसने इस बात का बरमला इतराफ किया कि उसे बिलियंस ऑफ डॉलर बलूचिस्तान में हालात खराब करने के लिए दिए जाते थे। तो इनके स्लीपर सेल्स होते हैं, ये सॉफ्ट टारगेट्स देखते हैं, जहां पर इन्हें सॉफ्ट टारगेट नजर आता है ये वहां पर जाकर उसको निशाना बनाते हैं। जहां तक बात की आपने बलूचिस्तान की आवाम की, बलूचिस्तान की आवाम इस बात में बिल्कुल क्लियर है, बलूचिस्तान की आवाम इस चीज को 100% मानती है। बलूचिस्तान की आवाम का इस बात के ऊपर पूरा ईमान है कि हमारा मुस्तकबिल हम पाकिस्तान के साथ रहेंगे। ये सॉफ्ट टारगेट को ये जो है ना निशाना बनाते हैं। और अब आपको पता है, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन का जमाना है, दुनिया जिद्दत की तरफ जा रही है, जदीदियत की तरफ जा रही है, तो इन्होंने सोशल मीडिया पे जो है अपने टूल्स बनाए हुए हैं। इन्होंने अब क्या किया है कि सोशल मीडिया पर ये फेक अकाउंट बनाते हैं, फेक प्रोपेगेंडा करते हैं, फेक बयानियां बनाते हैं और उससे बलूचिस्तान की यूथ को, बलूचिस्तान के नौजवान को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। अभी हाल ही में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने भारत के एक एजेंट को पकड़ा है जिसने अपना कवर नेम रखा हुआ था दस्तगीर बलोच और उसका असली नाम था अशोक चतुर्वेदी। अशोक चतुर्वेदी पाक ईरान बॉर्डर के इलाके में बैठकर फेक अकाउंट बनाता था बलूचों के नाम पर और उस अकाउंट से नफरत फैलाता था। वो बलूच नौजवानों के दिमाग में ये डालने की कोशिश करता था कि जो आपके जो साइल हैं, आपके जो वसाइल हैं, आपकी जो मादनियात हैं, ये आपके ऊपर नहीं लग रही, ये दूसरे सूबों में इस्तेमाल हो रही है। वो एहसास महरूमी का एक नैरेटिव दे रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने उसे गिरफ्तार किया है, उसने भी इस बात का इतराफ किया है। मैं आपको बताता चलूं, अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब हमारा बड़ा भाई है, सिंध हमारा भाई है, KP हमारा भाई है। बलूचिस्तान में कोई एहसास महरूमी नहीं है। बलूचिस्तान के लोग खुशहाल हैं, बलूचिस्तान के लोग तरक्की चाहते हैं, लेकिन ये दहशतगर्द क्या चाहते हैं? हमारी डेवलपमेंट जब हमारे सूबे में हो रही होती है, ये आकर उस डेवलपमेंट को डैमेज करते हैं, ये आकर रोडों को तबाह करते हैं, ये आकर उस मशीनरी को जला देते हैं, ये हमारे स्कूलों को उड़ा देते हैं, हमारे बच्चों को तालीम हासिल करने नहीं देते, ये अस्पताल बनने नहीं देते। ये बलोच कौम के दुश्मन है, बलोच कौम इन्हें पहचानती है, बलोच कौम इन्हें जानती है। इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है अपनी अफवाज पाकिस्तान पर, अपनी पाकिस्तान की जो है ना फौज पर, कि वो बैरूनी दुश्मन को जिस तरह उन्होंने तमाम महाजों पर शिकस्त दी है, चाहे वो फिजाई महाज हो, चाहे वो समंदरी महाज हो, चाहे वो बर्री महाज हो, अब इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि अफवाज पाकिस्तान इनका भी सर कुचलेगी। इन अंदरूनी जो गद्दार हैं, जो भारत के बिल्कुल बाबर साहब, हिंदुस्तान है, इन्हें भी इनके अंजाम तक पहुंचाएगी। बिल्कुल खालिद साहब, बात हो रही है इंडिया की और बात हो रही है पाकिस्तान की कि आपने पहले जैसे कहा कि बड़ा होना ज़रूरी नहीं है, उसके लिए जो एथिक्स हैं वो बड़े ज़रूरी हैं कि आपको वो फॉलो करने होते हैं, रूल फॉलो करने होते हैं। तो अब जबकि बार बार ये धमकियां दोबारा दे रहा है सर, कभी कोई धमकी कभी कोई धमकी, तो इसके लिए पाकिस्तान किस हद तक तैयार है? जैसे कि हमने पहले जवाब दिया और आपने ठीक कहा कि जितने जहाज़ फिजा में थे पाकिस्तान गिरा सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने वो 8-10 जहाज़ नहीं गिराए। देखिए, हिंदुस्तान ने जितनी वॉर मॉन्गरिंग या हाइप क्रिएट की थी अपने लोगों की तरह, उन्होंने एक फ्रंट पे बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन की थी और वो थी हाइपोथाइज करना जंग को। हाइपोथाइज का मतलब होता है मिलिट्री में हम करते हैं कि दुश्मन को हम एस्टिमेशन देते हैं कि वो हमारे खिलाफ क्या करेगा।
उसके लिए हम दुश्मन को फुल बेनिफिट देते हैं, जो जो उसके पास वेपन्स होते हैं, जो उसकी तैयारी होती है, जो उसकी प्रिपेयर्डनेस होती है, वो सारा बेनिफिट देते हैं। हिंदुस्तान ने हमें दो फ्रंट पे मिसलीड किया या मिसकैलकुलेट किया। एक कि हमारी सलाहियत नहीं है, और अगर हमारी सलाहियत है तो हमारे अंदर जज्बा नहीं है, हौसला नहीं। हौसला तो बहुत आपने दिखा दिया, और इसी वजह से आपने नोट किया होगा कि उन्होंने कंप्लीट मिसट्रीट और मिसकैलकुलेट किया हमारे जज्बे को भी, हमारी काबिलियत को भी, और हमारे हौसले को भी। आपने देख लिया मुसल्लह फौज के जब वो खासतौर पर मुकाबले में, तो जमीन पर कोई खास उन्होंने हिम्मत नहीं की, समंदरों में हमें नजर ही नहीं आए। एयरक्राफ्ट कैरियर आपने सुना था जी, विक्रांत बॉर्डर के समंदरों के करीब लेकर आएंगे, कहाँ हिम्मत हुई? बात या पूरी अलर्ट थी उसको विक्रांत को टेक ऑन करने के लिए, अगर वो हमारी सरहदों में इंटरफेयर करने की कोशिश करेगा। हवा में मुकाबला करने की कोई हिम्मत ही नहीं हुई। 6-0 या 6+1 का ये अनप्रेसिडेंटेड है एक मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, इतना वन साइडेड। उस एयरफोर्स का जिसका 11 गुना कम बजट है इंडियन फोर्सेस की निस्बत। अगर हम 1 लाख रुपए खर्चते हैं, हिंदुस्तान अपनी फौज पर 11 लाख रुपए खर्चता है। तो इस रेशो के साथ जब आपने तकरीबन 900 के करीब फाइटर जहाज हो आपके पास, तो वो किस दिन के लिए आपने रखे थे? तरफ 6 आपने मलबे उठाए आपने अपने, तो इससे ज्यादा एम्बैरेसमेंट कोई नहीं है। और मुझे, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, मुझे कोई सरप्राइज नहीं है कि उनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं रहेगी कि पीस आइडियल कोई हो। जैसे मैंने कहा कि बड़ा होता और अजीम होता, जैसे चीन है, तो वो सबक सीखता कि अब हमें ब्रदरहुड करनी चाहिए, अब हमें म्यूचुअल तरक्की की तरफ करना चाहिए। आप देखें, सबसे बड़ा डिसइंटीग्रेटेड अगर कोई रीजन दुनिया में है तो वो ये साउथ एशिया है। वजह हमारे साथ सार्क मुल्क है, किसी का किसी ने ट्रेड 5% आपस में हम ट्रेड करते हैं, सिर्फ 5%, जबकि हमारी दुनिया की आबादी का 22 से 23% है। हम एक दूसरे को तरक्की नहीं देते, हम एक दूसरे को हेल्प नहीं करते, इकोनॉमी को ग्रो नहीं करते। आसियान देख लें, यूरोप देख लें, नॉर्थ अमेरिका देख लें, अफ्रीका देख लें, वो सारे रीजन जो हैं वो एक दूसरे से ट्रेड करते हैं। और सच इस रीजन में किसकी वजह से ट्रेड नहीं होता? एक ही मुल्क है। अब भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इनकी वजह से ट्रेड नहीं होता है, सिर्फ हिंदुस्तान की वजह से नहीं होता, क्योंकि वो पहले अपनी हेजमोनिक अथॉरिटी चाहता है, फिर वो बुली करना चाहता है, और वो सबसर्वेंट करना चाहता है। वो आप नेपाल और भूटान को तो कर सकते हैं, पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर मुल्क को नहीं कर सकते। तो इंडिया को ये न्यू नॉर्मल मानना पड़ेगा कि ये न्यू नॉर्मल हो गया है, ये पाकिस्तान आपके कंट्रोल में नहीं है, ये आपके बस के बाहर की बात है। अब आप इस खित्ते में 2.25 अरब की जो पॉपुलेशन है, इसको आगे अपना मुस्तकबिल का बस वो अपनी आवाम को बेवकूफ बना रहा है, अपनी आवाम को बेवकूफ़ बना रहा है कि अपनी आवाम को बेवकूफ़ बना के जो है वो अपना जो नैरेटिव है वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं। नासिर भट्ट साहब ने हमें जान किया है, उसमें नोन से भट्ट साहब हम बात कर रहे हैं कि इंडिया की बार बार धमकियां, मोदी ने फिर दोबारा धमकी दी, और आज तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भी ये कहा कि ये एक थिएटर से कम नहीं है, एक ड्रामा है, एक थिएटर है, और ये थिएटर जो है वो चलता रहेगा। जैसे अभी खालिद साहब कहते हैं कि बड़ा होना काफ़ी नहीं है, उसके लिए अजीम होना बड़ा ज़रूरी है, और हमें उसकी परवाह नहीं है कि वो कितना बड़ा है, उसके पास कितने चीज़ें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने भाइयों की बातें सुन रहा था, बिल्कुल ठीक है। अब हिंदुस्तान जो है ना, उसका जो ये जिसको हम कहते हैं ना, वो बुचर है मोदी। अब उसके पास उसका अगला इलेक्शन था मेरा ख्याल है, जो उसका वो 0 हो गया। उसने गिद्दड़ बबकियाँ दी, और देखें उसको ये पता नहीं था कि पाकिस्तान जब रेडिएट करेगा तो किस तरह करेगा। अब पाकिस्तान ने सब्र का मुजाहरा करते हुए दुनिया को दिखाया कि भाई ये जो कर रहा है, अब हम इसका जवाब देने के हकदार हैं, और जो हमने जवाब दिया है ये उसकी सोच से बहुत ज़्यादा हम आगे हैं। और उसको ये पता ही नहीं था कि जब हम रिटेलिएट करेंगे तो किस तरह करेंगे। ये उसने कहा हम तो जहाज़ 5 गिराए ना, तो हम वो जो उसके 10 जहाज़ थे वो भी गिर सकते थे। लेकिन ये हम बताते हैं दुनिया को, असल में मोदी ये समझता था कि इस खित्ते का मैं वो मौला जट हूँ, चौधरी बना हुआ है, वो चौधरी बना हुआ था। चौधरी के अंदर कुछ नहीं है। वो हमारे एयरफोर्स के जो चीफ है, उन्होंने कहा था कि जहाज़ होना और बात है, जहाज़ चलाने के लिए आपको वो पायलट वो चाहिए, जो हमारे पास है वो तुम्हारे पास नहीं है। हमारे पायलट जो है वो तो अपनी जान का नजराना देने, शहीद होने के लिए चले गए थे। ठीक है जी, ये किसी और कौम में मैं नहीं समझता मुसलमानों के अलावा किसी में इतनी हो। और वो वापस भी आ गए, अल्लाह ताला ने उनको महफूज करके वापस लाया। और दुनिया अब असल में हिंदुस्तान जो है वो दुनिया को आंखें नहीं दिखा सकता। ये जो झूठा उसने बयानिया बनाया हुआ था ना, मैं पढ़ा हूँ जी, मैं ये कर दूंगा, ये बात ठीक है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का अगर देखें, वो उसकी एक मेरा 1.5 अरब की आबादी है। ठीक है, पाकिस्तान के पास जो उसके पास जो ताकत है वो 4-10 गुना ज़्यादा होगी।
लेकिन आपके पास वो ताकत नहीं जो मुसलमान के पास है, पाकिस्तान के पास है। वो तजर्बा था जो आज दुनिया ने दिखाया। और फिर अब अभी हम कहते हैं कि भाई आप हमारे साथ, अब हमसाए हैं ना, हमसाया बदल नहीं सकते, हमारे साथ आप एक अमन का पैगाम अगर आप लेके आएंगे तो हम आप 2 दफ़ा आपके साथ अमन का पैगाम लाएंगे। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर ट्रेड हो, बातें हो, हमारे जो इतने हम कहते हैं ना कि अपने फोर्सेस जो हमारी माशाल्लाह हमारे जो आर्मी चीफ है उन्होंने साबित कर दिया कि साबित कदमी और अपनी कौम साथ खड़ी थी अवाम। देखें ये मैं समझता हूँ कि जो हमारी फोर्सेज है उसके साथ जो 24 करोड़ अवाम थी, ये भी फोर्स थी उस हिंदुस्तान के लिए, फौज की तरह लड़ी है लड़ी है और बिल्कुल कोई परवाह नहीं की। आप देखते हो कि कई हमारे जो अपने पाकिस्तानी भाई हैं वो जब फौज लड़ रही थी, वो कुछ चला रहे थे गोले, तो वो साथ बैठे हुए ऐसे थे जैसे वो मतलब उन्होंने ये नहीं शो किया कि हम घबरा रहे हैं, वो थे बैठे और कोई परवाह नहीं थी। जब कौमें इस तरह इकट्ठी होकर लड़ती हैं फिर उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हमारे यहाँ देखे ना 313 जवान थे जिन्होंने काफरों को शिकस्त दी थी नबी पाक से, ये वही हम तो उसी रास्ते पे चलते हैं ना। लेकिन अब हिंदुस्तान को चाहिए कि वो ये जो आज उसने कहा जी खाना खाओ, रोटी खाओ, नहीं तो गोली खाओ। अब उसको ये नहीं पता कि हमने जो तुम्हें गोली दी है पहले वो तो हजम कर लो। अब वो गोली हजम नहीं हो रही। और हिंदुस्तान को ये नहीं करना चाहिए, मोदी का ये पैगाम दुनिया में जाना चाहिए कि ये शख्स वाकई एक बुचर है। ये मुझे नहीं समझ, दुनिया जान चुकी है, दुनिया जान चुकी है। पहली बार उसका जो है जो नैरेटिव है उसका झूठ जो है वो बिका नहीं है दुनिया के सामने। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। खालिद चिश्ती साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया इस वारफेयर में, और साइबर वारफेयर जो है वो दुनिया की पहली वारफेयर थी कि जिसमें साइबर अटैक हमने किए और 26 मकामात पे हमला करके हमने ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान के पास क्या कैपेबिलिटी है और पाकिस्तान के पास तैयारी क्या है। खालिद साहब, जो बात हो रही है फिर हिंदुस्तान की और बलूचिस्तान की और KP की सूरत हाल की बात हो रही है, तो वहाँ पे सर क्या टेक्नोलॉजी जो है वो लेटेस्ट इस्तेमाल हो सकती है कि इन दहशतगर्दों का कला कमा किया जा सके? देखिए, पाक फ़िज़ाइया पहले भी पीस टाइम में भी दहशतगर्दों के खिलाफ अपनी टेक्नोलॉजी जो ड्रोन है, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट व्हीकल जिसको UAVs कहते हैं, वो पहले भी इस्तेमाल कर रही है और बड़ी इफेक्टिवली इस्तेमाल कर रही है। पास्ट में जब से हमारे पास ये टेक्नोलॉजी आई है, वो ये जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल या ड्रोन कह लें जो वेपनाइज्ड होता है, जिसके ऊपर वेपन भी लगे होते हैं, वो बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पर उड़ती है, कई घंटे उड़ सकते हैं। क्योंकि जब फाइटर पायलट को आप भेजते हैं किसी एरिया के सर्वेलेंस के लिए या एंटी टेररिज्म के लिए, उसकी लिमिट होती है 2-3 घंटे के अंदर उसने जहाज ने, फिर रिफ्यूलिंग के लिए पायलट की फटीग हो जाती है, ह्यूमन फैक्टर आ जाता है तो लैंड करना पड़ता है। लेकिन हमारे जो ड्रोन्स हैं, जो अनमैन्ड जो वो ड्रोन्स हैं, उनकी बहुत काबिलियत है और पाक फ़िज़ाइया ऑलरेडी इस्तेमाल भी कर रही है। मैं सेंसिटिविटी या कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से मैं आपको डिटेल शेयर नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारे ऑपरेशंस हमारे ड्रोन्स ने जो आर्म्ड हैं। बाबर साहब, ये जो बात हो रही है सर दहशतगर्दी की, इसको कंट्रोल करने के लिए बात हो रही है, तो जो एहसास महरूमी का कार्ड खेला जाता है वो किस हद तक दुरुस्त है कि बिल्कुल एक आप बताते हैं BYC हो या कोई और जो दहशतगर्द तंजीमें हों या बाकी लोग हों, तो वो कहते हैं कि एहसास महरूमी जो है वो शो किया जाता है, तो वो किस हद तक दुरुस्त है सर? ये बिल्कुल गलत तासुर है, ये एक गलत बयानिया बनाया गया है, फेक नैरेटिव बनाया गया है। जहां तक आप बात कर रहे हैं BYC की, BYC तो इन्हीं फितनतुल हिंदुस्तान का पॉलिटिकल विंग है। BYC जो है इन्हीं मिसिंग पर्सन्स के नाम पर बलूचिस्तान के लोगों को तकलीफ देती है। वो मिसिंग पर्सन जो दहशतगर्दों के कैंपों में होते हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ लड़ते हुए मारे जाते हैं, BYC तो उन्हीं के नाम पर सियासत करती है। आप BYC की बात करते हैं, मैं आपको बताता चलूं, हमारी जाफर एक्सप्रेस के ऊपर अटैक हुआ, हमला हुआ, हमारे मासूम मुसाफिरों को हाईजैक किया गया, उन्हें हॉस्टेज किया गया, यरगमाल बनाया गया। जब हमारी बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर पहुंची और उन दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया, उन दहशतगर्दों को मुर्दार किया, तो आपको पता है उसमें ज्यादातर जो लोग थे वो लोग थे जो मिसिंग पर्सन्स की लिस्ट में थे। तो जहां तक आप बात करते हैं BYC की, ये देखिए मैंने आपको बताया कि हिंदुस्तान ने एक फेक नैरेटिव बनाया हुआ है, एक जो है ना झूठा प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है, झूठा बयानिया बनाया हुआ है कि बलूचिस्तान में एहसास महरूमी है। मैं बलूचिस्तान में बैठा हूँ, कोई एहसास महरूमी नहीं है। जैसे एहसास महरूमी का जिक्र किया बाबर साहब ने कि वहाँ पे आप क्रेडिट कॉलेज देखें, वहाँ पे आप जो है वो बाकी स्कूल देखें, हेल्थ देखें, तो गवर्नमेंट तो फैसिलिटी फ्राहम कर रही है, लेकिन ये एहसास महरूमी का कार्ड, और उन्होंने जैसे कहा कि कई ऐसे लोग मारे गए जो कि मिसिंग पर्सन की उसमें तस्वीरों में थे एहतजाज में, और वो मारे जाते हैं दहशतगर्द हमलों में ना।
देखिए बिल्कुल कोई ऐसा से मैं उम्मीद, बात यह है कि कुछ लोग ऐसी सियासी जमातें भी हैं जिनको ये चाहिए कि अब वो जो हिंदुस्तान, वो लोग बेचारे जो मासूम है, मैं कहता हूँ बलूचिस्तान में, जिनको वो यूज़ करते हैं, हमें चाहिए कि उन लोगों से हम मिले, बात करें, लेकिन वो जो अपनी फोर्सेस पे हमले नहीं करते, जो हमले करते हैं वो पाकिस्तानी नहीं है, उनका तो उसी तरह मिलना चाहिए। मैं कहता हूँ कि एक अब अपनी अपोजिशन और हुकूमत, मैं कहता हूँ जिस तरह फोर्सेस के साथ हम खड़े थे पूरी कौम, अब ये एक और कहते हैं कि एक, मैं कहता हूँ बिल पास करना चाहिए, वो भी इकट्ठे हो गए, ये चीज़ करनी चाहिए कि जो भी हिंदुस्तान के साथ जिनके ताने बाने मिलते हैं उनसे बात नहीं करनी चाहिए, उनके साथ वही सलूक करें जो हमने हिंदुस्तान के साथ किया, क्योंकि इसमें कोई टॉलरेंस होनी नहीं चाहिए, ज़ीरो टॉलरेंस है कि एक बंदा अपने आप को पाकिस्तानी कहे। और जैसे उस दिन स्कूल के मासूम बच्चों को शहीद किया गया, ये कौन पाकिस्तानी करता है? ये दुश्मन ही करता है। और ये दुश्मन का जवाब जब वही है वो गोली है। वो मोदी तो कह रहे हैं ना कि आप खाना खाओ ये और गोली। मैं कहता हूँ कि हर वो बंदा जिसका ताना बाना हिंदुस्तान से मिले, आपके दुश्मन से मिले, और वो देखे ना गुलभूषण है ना, वो क्या है, ये एक सबूत है दुनिया के लिए कि हिंदुस्तान हमारे मुल्क में क्या करता है। और हमें अब अपनी फोर्सेस के साथ खड़े होके, ये जो कहते हैं ना मिसिंग पर्सन, इनकी बात ठीक है, अगर मिसिंग पर्सन ये कर रहे हैं तो वो मिसिंग पर्सन तो नहीं है ना, वो तो पाकिस्तान के दुश्मन है। ये था आज का प्रोग्राम, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।